हेलो माय फिनोलियंस, कैसे हो। सबसे पहले मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। कई सारे डाउट्स, सेम डाउट्स जो था कई सारे स्टूडेंट्स ने मुझे भेजा था। सबसे पहले ये क्वेश्चन देखिएगा, इसमें पूछा गया था स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी फॉर फॉर्मेशन इन किलोजूल पर मोल एट 298 केल्विन आर -237.2। ये जो वैल्यूज आपको दी गई थी H2O की, CO2 की एंड पेंटेन रिस्पेक्टिवली। द वैल्यू ऑफ ई नॉट सेल फॉर पेंटेन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। पेंटेन जो है उसका कंबल्सन होता है ऑक्सीजन फ्यूल सेल में, इसकी आपको ई नॉट सेल पूछा गया था। सबसे पहले तो इसमें आपको क्या पता होना चाहिए भैया, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि ये जो पेंटेन है ना, पेंटेन वो ऑक्सीजन फ्यूल सेल में इसका कंबल्सन जो होता है और उसकी रिएक्शन क्या होती है। सबसे पहले आपको मैं बता दूं भैया, सबसे पहले ये ऑक्सीजन फ्यूल सेल में जो पेंटेन है, यहां पे देखिएगा सबसे पहले पेंटेन जो कंबल्सन होता है उसमें C5H12 में 8 ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, 8 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन की। यहां पे सिंपल सा रिएक्शन है, C5H12 में 5 कार्बन है इसलिए 5 CO2 जनरेट होगा। C5H12 12 हाइड्रोजन है मतलब 6 H2O लिबरेट होगा। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि यहां पे C5H12 है इसलिए 5 CO2, 5 इक्विवेलेंट CO2 रिलीज होगा और H12 है मतलब 6 H2 रिलीज होगा। अब गिब्स फ्री एनर्जी थर्मोडायनेमिक्स में हम कंसेप्ट पढ़ाएंगे, इसकी जो टोटल रिएक्शन की गिब्स फ्री एनर्जी कितनी होती है। डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। डेल्टा G वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा G वैल्यू ऑफ रिएक्टेंट होती है। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए। अब प्रोडक्ट में तो आपको पता ही है, CO2 है 5, H2 है 6 यहां पे। 5 CO2 की गिब्स फ्री एनर्जी प्लस 6 H2 की गिब्स फ्री एनर्जी माइनस यहां पे ये दोनों की C5H12 की एंड 8 O2 की। मगर याद रहे, आपको मैं थर्मोडायनेमिक्स में यह पढ़ाऊंगा कि जो भी अपनी फ्री स्टेट में होता है, मतलब वो मॉलिक्यूल है मगर अपनी फ्री स्टेट में मॉलिक्यूल है, इसका किसी के साथ रिएक्शन है, ये खुद फ्री स्टेट में है अभी, ठीक है, किसके साथ रिएक्शन होकर मॉलिक्यूल नहीं बना है, ये अपने खुद के एटम के साथ रिएक्शन करके यहां पे मॉलिक्यूल। इसकी जो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी होती है ना, गिब्स फ्री एनर्जी, वो 0 होती है। सोडियम मेटल ले लो, मैग्नीशियम मेटल ले लो, ऑक्सीजन ले लो, हाइड्रोजन ले लो, N2 ले लो, H2 ले लो, अपनी फ्री स्टेट में होगा वो 0 होगा। मगर जो एक से ज्यादा एटम जोड़ के जो मॉलिक्यूल बनाता है ना, उसकी एनर्जी 0 नहीं होती। यहां पे 0 लिखना है आपको। किसका लिखना है? सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की ही फ्री स्टेट में 0 लिखनी है। बाकी के जो सारी वैल्यू आपको दी गई थी क्वेश्चन में वो रखना है, वो रख के आपको डेल्टा G नॉट निकाल देना है। अब यहां पे N कितना होगा, N मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने हुए। याद रखे, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे 0 है, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। यहां पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, 0 में से यहां पे -2 बन रही है। 0 में से कितनी बन रही है? -2 बन रही है। इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2, यहां पे भी -2, यहां पे भी -2। टोटल कैलकुलेट किया जाए ना, फिर 32 का चेंज आएगा। कैसे? 5 2 जा 10, 10 + 6 मतलब 16 ऑक्सीजन जो है ना, 16 ऑक्सीजन वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके -2 में, मतलब 16 इलेक्ट्रॉन जो है 16 ऑक्साइड बन रहा है। इलेक्ट्रॉन की बात करें, 0 में से 32 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो गए। 0 में से 32 इलेक्ट्रॉन, यहां पे तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, इसकी 32। यहां पे जो N रहेगा वो 32 रहेगा, टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। डेल्टा G का आपको तो पता ही है, -NF ई नॉट सेल वाली जो इक्वेशन है, डेल्टा G की वैल्यू रख दीजिएगा, N की वैल्यू रख दीजिएगा। N की वैल्यू कितनी आई? 32। कैसे निकाली? 0 में से टोटल इलेक्ट्रॉन चेंज जो हो रहा है, 16 ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं। 16 ऑक्साइड बन रहे हैं। ये तो ऑक्सीजन है, ऑक्साइड नहीं है, मगर ये जो है ऑक्साइड है। ऑक्साइड 16 बन रहे, टोटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है 32। 32 यहां पे रख दीजिएगा, फेराडे 96500 ई नॉट सेल। और यहां पे सिंप्लीफिकेशन आप करोगे ई नॉट सेल आएगा 1.09। ये पेंटेन फ्यूल सेल का कई बार डाउट्स आए थे इसका, एक बार इसको लिख लीजिएगा। दूसरी बात यहां पे देखिएगा, दूसरी बात, हाइड्रोजन जो होता है ना, हाइड्रोजन सेल, यदि वो स्टैंडर्ड है तब तो उसका ई नॉट सेल का कौन सा रहेगा? हाइड्रोजन सेल जो है, हाइड्रोजन सेल, उसकी रिडक्शन वैल्यू यहां पे स्टैंडर्ड है, उसकी तो 0 रहेगी।
मगर याद रखें नॉन स्टैंडर्ड जो इसकी वैल्यू रहती है, नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू वो जीरो नहीं होती भैया, ये 0 वोल्ट नहीं होती, ये 0 होती है, ये 0 नहीं होती है। नॉन स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड है। फिर नॉन स्टैंडर्ड के लिए आपको ई सेल उसका क्या रहेगा, ई हाफ सेल हाइड्रोजन के लिए। कई बार क्वेश्चन में आपको पीएच भी दी जाती है और पीएच से आपको पूछ लेते हैं, या तो ई हाफ सेल इसका दिया है उसके बारे में पीएच पूछ लेते हैं। सो इसके लिए कैलकुलेशन देखिएगा, यह स्पेशल हाइड्रोजन सेल के लिए देखा गया। यहां पे मैं आपको क्या करा रहा हूं, सबसे पहले देखिएगा एक हाइड्रोजन की रिडक्शन रिएक्शन 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके H2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन हाफ सेल की बात कर रहा हूं मैं, जो भी यहां पे बात कर रहा हूं किसकी बात कर रहा हूं, हाइड्रोजन हाफ सेल की बात कर रहा हूं, हाइड्रोजन हाफ सेल की, ठीक है। हाइड्रोजन सेल उसका हाफ सेल ही हमें यहां पे लिखना है। चलो सबसे पहले देखिएगा वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके H2 गैस में कन्वर्ट होगा। अब इसका यदि हमें नॉन्स इक्वेशन लिखना है, नाउ नॉन्स इक्वेशन, इसका यदि हमें नॉन्स इक्वेशन लिखना है, सबसे पहले देख लीजिएगा इसका नॉन्स इक्वेशन। ई सेल नहीं लिखना है, यहां पे ई हाफ सेल है, ये तो हाफ सेल ही है ना, इसलिए यहां पे H प्लस टू H2 रिडक्शन वैल्यू लिखनी है यहां पे, इज इक्वल टू ई नॉट H प्लस टू H2 माइनस 0.0591 जीरो, या तो सबसे चलो कोई बात नहीं, RT/NF वो लिखने की तो जरूरत नहीं, वो तो आपको पता ही है ना RT/NF में से 0.0591 कैसे आता है। चलो डायरेक्ट मैं यहां पे लिखता हूं n log प्रोडक्ट अपन, ये अभी रिएक्शन दिया है तब रिएक्शन में प्रोडक्ट अपन रिएक्टेंट, अब ये प्रोडक्ट की तो कोई वैल्यू है नहीं, यहां पे H2 गैस है उसकी तो कंसिडरेशन होती नहीं, लिक्विड फॉर्म में जो होगा उसकी ही कंसिडरेशन होगी। सो यहां पे लिक्विड फॉर्म में एक्वियस फॉर्म में है H प्लस और उसका स्क्वायर हो जाएगा। यहां पे n कितना रखना है भैया, जो भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है उतने n रखने हैं। यदि इसको हाफ से डिवाइड किया होता फिर यहां पे H प्लस यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन हो जाता। चलो छोड़ो उसको, यहां पे देख लीजिएगा। चलो ये तो हमें मालूम नहीं है, नॉन स्टैंडर्ड जो सेल है उस ये तो 0 नहीं होता, मगर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन सेल जो है वो तो 0 होगा। माइनस 0.0591 अपॉन n की जगह पे हमें लिखना है 2 लिखना है, क्यों, क्योंकि यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, n इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। लॉग यदि इसको 1/h प्लस का स्क्वायर है उसको मैं h प्लस का स्क्वायर कर दूं, ऐसे कर दूं, इसको यदि मैं चेंज कर दूं, फिर आगे जो माइनस है वो कौन सा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, आगे माइनस है वो प्लस हो जाएगा, क्योंकि इसको मैंने लॉगरिथम में चेंज किया है। लॉगरिथम में आप चेंज करो क्या होता है, आगे जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। चलो 0.0591 अपॉन 2, अब ये स्क्वायर जो है वो आगे आएगा, सो 2 log H प्लस होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिएगा यहां पे इसका सिंप्लीफिकेशन, अब ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, सो 0.0591, अब log H प्लस को हम माइनस PH लिख सकते हैं, क्यों भैया, क्योंकि pH की तो वैल्यू माइनस log H प्लस है ना, pH जो है उसकी वैल्यू तो माइनस log H प्लस होती है। सो दोनों साइड माइनस माइनस दे दीजिएगा, सो log H प्लस की जगह पे तो हम क्या लिख सकते हैं, log H प्लस की जगह पे तो माइनस PH लिख सकते हैं। सो यहां पे याद रखिएगा E रिडक्शन वैल्यू इज इक्वल टू माइनस 0.0591 pH। आपको ये इक्वेशन डायरेक्ट याद रखना है, आपको एग्जाम में डायरेक्ट यही, आपको यदि आपको ये डायरेक्ट याद नहीं है फिर कोई बात नहीं, ऐसे ढूंढ लीजिएगा, ऐसे मैंने जैसे डिराइव किया वैसे डिराइव कर लीजिएगा। ये रिडक्शन वैल्यू है, यदि आपको ऑक्सीडेशन वैल्यू यहां पे दी जाए, सपोज आपको ऐसा कुछ दिया जाए H2 में से H प्लस, अब ये रिडक्शन वैल्यू माइनस है, फिर ऑक्सीडेशन वैल्यू कौन सी है भैया, प्लस हो जाएगी, 0.0591 pH हो जाएगी। आपको एग्जाम में क्या पूछा गया है वो आपको अच्छी तरह से याद रखना है, ठीक है। H प्लस में से H2 मतलब ये रिडक्शन हुआ, H2 में से H प्लस मतलब ये ऑक्सीडेशन, रिडक्शन यदि माइनस है फिर ऑक्सीडेशन प्लस होगा। सो फ्रेंड्स आपको ये इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, सबसे पहले आपको pH वैल्यू दी जाएगी, मान लो आपको दिया गया है कि हाइड्रोजन सेल की जो pH वैल्यू है उसमें सॉल्यूशन उसका pH 10 है,
ठीक है। अब pH 10 दिया गया है, फिर उसका हाफ सेल पोटेंशियल, उसका हाफ सेल पोटेंशियल कितना होगा। सो यहां पे 10 दिया गया है, 10 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। हाफ सेल पोटेंशियल, यदि कोई ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात नहीं की ना, फिर आपको रिडक्शन समझना है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन की कोई बात नहीं की है, फिर बाय डिफॉल्ट आपको रिडक्शन समझना है। सो यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई करना है, सो यहाँ पे 0.059 हो जाएगा, ठीक है। सो ऐसे डिराइव कर लीजिएगा पूरा का पूरा, एक बार इसको लिखना है फिर लिख लीजिएगा। हाइड्रोजन सेल की बात कर रहे हैं हम, हाइड्रोजन हाफ सेल की बात कर रहे हैं, डायरेक्ट उसका याद रखना है। नॉन स्टैंडर्ड हाफ सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू -0.0591 इंटू पीएच। नॉन स्टैंडर्ड हाफ सेल पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू -0.0591 पीएच। ये इसकी, ये डायरेक्ट याद रखिए। यदि डायरेक्ट याद नहीं है फिर कोई बात नहीं, ये डिराइव कर लीजिएगा। ये रिडक्शन रिएक्शन लिखा आपने, सो ये जो वैल्यू आएगी वो रिडक्शन की वैल्यू आएगी। यदि ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखा होगा फिर ये ऑक्सीडेशन की वैल्यू आई होगी आपको, ठीक है। जो भी आप रख रहे हो ये आपको याद रखना है, ऑक्सीडेशन पूछा गया है या तो रिडक्शन पूछा गया है, ठीक है। सो इतना आप एक बार लिख लीजिएगा पूरा का पूरा। चलो अब नेक्स्ट, सबसे पहले आपको यहां पे बता दूं, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहां तक जो हमने पढ़ा था भैया, यहां तक जो भी हमने सॉल्यूशन किया है सब कुछ, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए था। यहां तक का जो टॉपिक था सब क्या था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का था। अब हमें जो पढ़ना है, अब हमें जो पढ़ना है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का, इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ना है हमें। सो सबसे पहले हेडिंग लगा दीजिएगा इलेक्ट्रोलिसिस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस, जो फेराडे ने इलेक्ट्रोलिसिस का रूल्स दिए थे, सबसे पहले आपको इलेक्ट्रोलिसिस में होता क्या है वो पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में तो पता है आपको, जो केमिकल एनर्जी है उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन होता है, मगर इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होगा, इलेक्ट्रोलिसिस में क्या करना हमें देखिएगा। उसमें इलेक्ट्रोलिसिस में क्या करना है, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए इलेक्ट्रोलिसिस में जो भी लेसर है सिर्फ आपको एक ही लेसर में रिएक्शन करनी है। इलेक्ट्रोलिसिस में यहां पे रोड दिए गए हैं, यहां पे मान लो ये रोड दिया गया है इलेक्ट्रोड, ये रोड दिया गया है आपको कैथोड इलेक्ट्रोड, ये है एनोड इलेक्ट्रोड। इसके साथ जुड़ी होगी बैटरी। बैटरी का जो ये स्मॉल पार्ट है वो नेगेटिव रहेगा, बैटरी का ये जो लेंथ जिसकी ज्यादा है वो पॉजिटिव पॉइंट रहेगा। नेगेटिव के साथ जुड़ा गया है उसको नेगेटिव, पॉजिटिव के साथ जुड़ा गया है उसको पॉजिटिव। यहां पे पॉजिटिव नेगेटिव बैटरी डिसाइड करेगी। फिर से यहां पे पॉजिटिव नेगेटिव बैटरी डिसाइड करेगी। इलेक्ट्रोकेमिकल में पॉजिटिव नेगेटिव रिएक्शन डिसाइड करता था, कौन सा जो है ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन कहां पे रिडक्शन हो रहा है वो डिसाइड करता था। यहां पे बैटरी डिसाइड करेगी, ठीक है। चलो सबसे पहले मान लो इसमें हमने मोल्टन NaCl रख दिया है। मोल्टन NaCl मतलब यहां पे वाटर जो है वो है ही नहीं। मोल्टन मतलब आपको सॉलिड NaCl लेना है, उसका फ्यूजन कर देना है, कंप्लीट फ्यूजन कर देना है। सो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। अब ये हमारे पास है सोडियम और Cl- के अलावा इसमें कुछ है ही नहीं। अब ये पॉजिटिव किस तरफ अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव के साइड अट्रैक्ट होगा। नेगेटिव की साइड अट्रैक्ट होगा, ये पॉजिटिव के साइड अट्रैक्ट होगा। सो यहां पे यदि हमें इसका रिएक्शन लिखना है तो सबसे पहले कैथोड का रिएक्शन लिखना है। याद रहे हम जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में लिख रहे थे ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में उसमें सबसे पहले एनोड का लिखते थे उसके बाद कैथोड का। इसमें उल्टा होता है, इसमें सबसे पहले कैथोड का लिखना है आपको, उसके बाद ही एनोड का लिखना है। सो ये जो मोल्टन NaCl की बात की जाए या तो किसी की भी बात की जाए, इलेक्ट्रोलिसिस में पहले जो आपको रिएक्शन लिखना है वो एक्चुअल में कैथोड का लिखना होता है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में फिर से इलेक्ट्रोलिसिस में पहले कैथोड उसके बाद एनोड, इलेक्ट्रोलिसिस में पहले कैथोड उसके बाद एनोड। मगर आगे हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उसमें पहले एनोड लिखना है उसके बाद कैथोड लिखना है, ठीक है। चलो कैथोड पे क्या है, सोडियम आयन लिक्विड फॉर्म में। यहां पे एक्वियस मत लिखिएगा, एक्वियस का मतलब तो होता है वाटर सॉल्यूशन में। वाटर तो है नहीं यहां पे, 100% मोल्टन है। Na प्लस इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके सोडियम सॉलिड में कन्वर्ट होगा।
सोडियम जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके, कैथोड पे यहां पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके, क्योंकि नेगेटिव के साइड तो पॉजिटिव ही अट्रैक्ट होगा, ठीक है। चलो एनोड की बात की जाए, तब एनोड पे क्या होगा, ये जो Cl माइनस है लिक्विड फॉर्म में, वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करके Cl2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। फिक्स ही रहेगा भैया, कैथोड पे ऑलवेज रिडक्शन होगा, एनोड पे ऑलवेज ऑक्सीडेशन होगा। लिखने में गलत मत कर दीजिएगा, यहां पे आपको जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में बैलेंस किया जाता था वैसे ही बैलेंस यहां पे करना है, वैसा ही बैलेंस। यहां पे -1 है, यहां पे भी -1 ही रखना है आपको, यहां पे -1 है, यहां पे भी -1 ही रखना है आपको, ठीक है। यहां पे +1 -1, +1 -1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो कैथोड एनोड की यदि बात की जाए, ये हो गई इलेक्ट्रोलिसिस की बात। जैसे इलेक्ट्रोलिसिस हमने ये मोल्टन NaCl का किया, वैसे ही यदि हमें वाटर का करना है, चलो देखते हैं वाटर का। सबसे पहले आपको यहां पे एक ही लेसर लेना होगा, एक ही लेसर, उसमें इलेक्ट्रोड, ये एनोड है और ये इलेक्ट्रोड जो है कैथोड है। जनरली यहां पे ये प्लेटिनम या तो ग्रेफाइट लिए जाते हैं, जो भी कोई किसी के साथ रिएक्शन ना करे वैसा, ठीक है। चलो यहां पे नेगेटिव के साथ जोड़ा गया है, उसको नेगेटिव बोलेंगे, पॉजिटिव के साथ जिसकी लेंथ ज्यादा है वो पॉजिटिव है। यहां पे वाटर है, तब वाटर को इसमें एक्चुअली H2O को इलेक्ट्रोलिसिस में ऐसे लिखना है हमें। इलेक्ट्रोलिसिस के लिए सिर्फ ऐसे होता नहीं है, मगर इलेक्ट्रोलिसिस कैसे इसका होता है वो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है। चलो वाटर है, तब पॉजिटिव नेगेटिव के साइड अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव है वो पॉजिटिव के साइड अट्रैक्ट होगा। सो कैथोड पे क्या होगा देख लीजिएगा, कैथोड पे ये जो H+ है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके H2 गैस में कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट होगा, H2 गैस में। यहां पे H2 गैस लिबरेट होगा। वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस, यहां पे H2SO4 जो है ना, H2SO4 उसके ड्रॉप्स ही रखने हैं, सिर्फ सिंगल ड्रॉप्स यहां पे इसका डालना है H2SO4 का, ताकि यहां पर रिएक्शन फास्ट हो जाए। एसिडिक यदि सॉल्यूशन थोड़ा सा भी एसिडिक है ना, रिएक्शन फास्ट होगा, क्योंकि एसिड की प्रेजेंस में H+ ज्यादा जनरेट होगा। H+ ज्यादा जनरेट होगा, फिर H+ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके H2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। एनोड पे ऑक्साइड जो है, ऑक्साइड वो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके वो ऑक्सीजन गैस में, मतलब ओवरऑल बात की जाए यहां पे 2H+ O2- मतलब H2 का यदि इलेक्ट्रोलिसिस किया ना हमने, फिर H2 गैस + 1/2 O2 गैस। ये इजी नहीं है भैया, ये आप देख रहे हो, वरना ये यदि इजी होता ना, फिर H2O लिक्विड तो आपको पता ही है, यहां पे पूरा समंदर पड़ा हुआ है वाटर का, उसका इलेक्ट्रोलिसिस करके हम ऑक्सीजन गैस। क्यों भैया, ये जो सारे वृक्ष है, ट्री है, उसको प्लांटेशन करने की क्या जरूरत है उसकी। डायरेक्ट ऐसे H2 इलेक्ट्रोलिसिस वाटर का कर दिया, H2O2 निकालते जाए, मगर ये कॉस्टली है, वेरी कॉस्टली है, ये इजी नहीं है प्रोसेस। सो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए, वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस से H2 गैस और O2 गैस लिबरेट होता है, मगर ये प्रैक्टिकली जो है वो बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। सो इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोलिसिस। अब यहां पे ये जो है कैथोड है, ये जो है कैथोड है, कैथोड पे ऑलवेज रिडक्शन होता है, एनोड पे ऑलवेज ऑक्सीडेशन ही होगा, फिक्स ही होगा। एनोड पे ऑलवेज ऑक्सीडेशन, चाहे वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो। कैथोड पे ऑलवेज रिडक्शन ही होगा, चाहे वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो या तो इलेक्ट्रोलिसिस सेल हो। मगर ऐसा हम नहीं बोल सकते कि एनोड ऑलवेज पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहां पे पॉजिटिव है एनोड, मगर वहां पे याद कीजिएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में नेगेटिव था। यहां पे ऐसा नहीं बोल सकते कि कैथोड ऑलवेज नेगेटिव होगा, क्योंकि यहां पे नेगेटिव है, वहां पे तो वो पॉजिटिव था। मगर ये फिक्स है, कैथोड पे ऑलवेज रिडक्शन होगा, एनोड पे ऑलवेज ऑक्सीडेशन होगा। दूसरी बात, यहां पे जो है ये, चलो इलेक्ट्रोलिसिस तो हमें पता चल गया, मगर यहां पे कितना ये रिलीज होगा। चलो मान लिया यहां पे बैटरी में से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आए, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए,
सो यहां पे तो ये इलेक्ट्रॉन बैलेंस तो हो गया, मगर यहां पे कितना H2 लिबरेट होगा और यहां पे कितना ऑक्सीजन लिबरेट होगा। कैथोड पे H2 लिबरेट हो रहा है, एनोड पे ऑक्सीजन लिबरेट हो रहा है, मगर कितना अमाउंट उसका कितना होगा, उसके लिए याद रखिएगा, उसके लिए फेराडेज लॉ आइए, उसके लिए फेराडेज इलेक्ट्रोलिसिस के लिए जिसको कहा जाता है फेराडेज लॉ। मगर फेराडेज लॉ में भी फर्स्ट लॉ हम पढ़ते हैं आज, फेराडेज फर्स्ट लॉ। फेराडे ने फर्स्ट लॉ में क्या कहा, ध्यान रखें, ये इलेक्ट्रोलिसिस के ही लॉ है। फेराडे के जो लॉ है इलेक्ट्रोलिसिस के लिए दिए गए थे। सबसे पहले देखिए उसमें क्या उसने कहा था। मान लो किसी का भी आप इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो, देख लीजिएगा, किसी का भी इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो। मान लो स्टार्टिंग हमने किया था NaCl का, यहां पे बैटरी जोड़ी हुई है। सबसे इंपॉर्टेंट है ना फेराडे में, फेराडे फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ में से फर्स्ट लॉ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड लॉ भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं बोल सकती कि सेकंड लॉ में से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, सेकंड लॉ में से वही क्वेश्चन पूछा जा सके, मगर फर्स्ट लॉ में कई सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। सबसे पहले चलो फिर से मान लो यहां पे मोल्टन NaCl की ही बात करें, हम मोल्टन NaCl की बात करें। बैटरी का जो शॉर्ट ये पार्ट है उसके साथ जोड़ा गया वो नेगेटिव है, लॉन्ग पार्ट के साथ जोड़ा गया है वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव के साथ अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ अट्रैक्ट होगा। अब ये कैथोड है और ये एनोड है, ठीक है। कैथोड पे क्या लिबरेट होगा भैया, क्या डिपॉजिट होगा, सोडियम मेटल डिपॉजिट होगी, यहां पे क्लोरीन गैस लिबरेट होगी। सबसे पहले फेराडे फर्स्ट लॉ में क्या कहा गया था, सबसे पहले देखिएगा यहां पे कितनी सोडियम मेटल डिपॉजिट होगी। फर्स्ट रूल, सबसे पहले फेराडे का फर्स्ट रूल, आपने ये चलो बैटरी तो स्टार्ट कर दी, ये इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट कर दी, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन तो होगा। यहां से आपने इलेक्ट्रॉन पास भी किया, चलो इलेक्ट्रॉन पास भी किया आपने, मगर यहां पे इलेक्ट्रॉन पास किया, यहां पे इसने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, इलेक्ट्रॉन पास किया, तब आप यहां पे सोडियम मेटल जो डिपॉजिट होगी, कितनी डिपॉजिट होगी, उसका जो वेट है, वेट मतलब मास, वो कितना होगा। सो याद रखिएगा फेराडे फर्स्ट लॉ में ऐसा कहा गया है, जो भी यहां पे कैथोड पे वेट डिपॉजिट होगा ना, वो कितना डिपॉजिट होगा, जितनी आपने इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक करंट पास किया, मतलब जितना चार्ज पास किया आपने उतना होगा। मतलब W चले से Q, W प्रोपोर्शनल टू Q। फिर से फेराडे फर्स्ट लॉ में जो भी मेटल है यहां पे कितनी डिपॉजिट होगी, जितनी आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, फिर से जितनी आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे उतनी यहां पे डिपॉजिट होगी, जितनी इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे उतनी यहां पे ये डिपॉजिट होगी। मतलब जितनी इलेक्ट्रिसिटी पास करना उसका मतलब क्या, जितना चार्ज ऑफ अमाउंट, जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप पास करोगे, अमाउंट ऑफ एनर्जी मतलब जितना चार्ज, मतलब ये इसको चार्ज को क्या बोला जाता है, क्यू ना। W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। W मतलब कितना वेट डिपॉजिट होगा, जितना आपने चार्ज पास किया है, जितना आपने चार्ज पास किया है उतना वेट यहां पे डिपॉजिट होगा। आई बात समझ में। चलो सो वेट, ये प्रोपोर्शनल निकालने के लिए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कोई आएगा, इसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को कहा जाता है Z, वेयर Z इज इक्वल टू Z क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। मैं यहां पे पूरा लिख देता हूं सबसे पहले, उसके बाद यहां पे पूरा का पूरा हम सिग्निफिकेंट करेंगे। चलो एक काम करते हैं, कोई बात नहीं। सबसे पहले यहां पे Z जो लिखा है मैंने, वो Z क्या है, वेयर Z इज इक्वल टू इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है ये, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है ये, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है। और Z जो है Z, उसकी जगह पे हम E/F रख सकते हैं, रखेंगे अभी थोड़ी देर के बाद। E मतलब है इक्विवेलेंट वेट, वेयर यहां पे देख लीजिएगा E का मतलब है इक्विवेलेंट वेट,
इक्विवेलेंट वेट। और F तो आपको पता ही है, फेराडे कांस्टेंट। F का मतलब है फेराडे कांस्टेंट 96, F मतलब फेराडे कांस्टेंट है ये। और इसकी जो वैल्यू रहेगी वो 96500 रहेगी। वो कैसे आएगी? कूलम्ब पर मोल। इसका जो वैल्यू है, आपको ये यूनिट है ये भी पता होना चाहिए। कूलम्ब पर मोल। सबसे पहले देख लीजिएगा, कूलम्ब पर मोल। एक मोल में से इतने आप, वो हम अभी डिसाइड करेंगे ये 96500 कैसे आता है, ठीक है। चलो उसके बाद यहां पे W है। ये W क्या है? डिपोजिटेड वेट है ये। W जो है क्या है? डिपोजिटेड वेट। जितना वेट डिपोजिट हुआ है उसकी बात कर रहे हैं हम। Q का तो मतलब आपको पता है चार्ज है। Q मतलब क्या है? चार्ज है। और Q की जगह पे क्या लिख सकते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। चलो सबसे पहले तो इतना तो आपको पता चल गया, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। प्रोपोर्शनल निकाल दिया, तब Z आएगा उसमें। Z क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। Z की जगह पे हम E/F, वेयर E इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट, F इज इक्वल टू फैराडे कांस्टेंट। 96500 की बात है ये। W है डिपोजिटेड वेट। यहां पे W है वो क्या है? डिपोजिटेड वेट है वो। और Q जो है वो चार्ज है। चलो अब देखिएगा, आपको I के बारे में तो पता ही होगा। I क्या है सोचिएगा, इसका इक्वेशन जो होता है Q/T, मतलब यूनिट टाइम में जितनी भी आपने इलेक्ट्रिसिटी पास की है उसको एम्पियर मतलब करंट कहा जाता है। I मतलब क्या है? करंट है ना। उसका जो यूनिट है, I का यूनिट वो एम्पियर होता है। इसकी डेफिनेशन क्या है? I इज इक्वल टू Q/T का मतलब यूनिट टाइम में जितनी भी आपने इलेक्ट्रिक चार्ज पास किया है उसको हम करंट बोलते हैं। सो Q की जगह Q इज इक्वल टू I को यहां पे ले लीजिएगा, I मल्टीप्लाई T हो जाएगा। Q इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई T, ठीक है। Q इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई T। सो फिर से देख लीजिएगा, यहां पे स्टार्ट किया था हमने W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q से। सो W इज इक्वल टू ZQ, ठीक है। W इज इक्वल टू ZQ। सो W इज इक्वल टू Z या Q की जगह पे हम IT रख सकते हैं। सो W इज इक्वल टू ZIT। दूसरी बात, Z की जगह पे हम E/F लिख सकते हैं। सो EIT अपॉन F, EIT अपॉन F। अब मैं आपको यहां पे ये तो लिखवा दिया भैया, ये इक्विवेलेंट वेट है। I मतलब याद रखिएगा करंट है। I मतलब करंट वो एम्पियर में होता है, लिखना है फिर लिख लीजिएगा। T मतलब टाइम है, वो सेकंड में लेना है आपको। सिग्निफिकेंट करना ही है आपको, फिर से यहां पे इसको सिग्निफिकेंट करना ही है। वेयर I मतलब क्या है भैया? I मतलब करंट। I मतलब करंट किस में लेना है? इन एम्पियर में लेना है। T मतलब टाइम, किस में लेना है? सेकंड में लेना है। किस में लेना है? उसको सेकंड में लेना है। सो यहां पे EIT अपॉन F ये रखना है। दूसरी बात, कैलकुलेशन के लिए ये हमारा घर की फॉर्मूला है। फॉर कैलकुलेशन आपको वेट इज इक्वल टू EIT अपॉन XF लिखना है। यहां पे X क्या है? वेयर X इज इक्वल टू क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज। अब ये क्या है ये मैं आपको बताऊंगा, अभी बताऊंगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज मतलब कितना इलेक्ट्रॉन डिफरेंस हो रहा है, कितना फेरेडे पास हो रहा है, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। दूसरी बात, यदि मोल की बात करनी है हमें, चलो ये तो वेट की बात हो गई, फर्स्ट इक्वेशन ये तो वेट की बात हो गई। यदि नंबर्स ऑफ मोल निकालने हैं, मोल N इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ मोल N इज इक्वल टू आपको लिखना है IT अपॉन XF, IT अपॉन XF। यदि ये दो इक्वेशन यदि आपने याद रख लिया ना, फिर आपके लिए कोई भी एग्जाम्पल क्यों ना हो, आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। सिर्फ ये दो इक्वेशन ही आपको याद रखना है। W इज इक्वल टू EIT अपॉन XF, दूसरा N इज इक्वल टू IT अपॉन X। यहां से याद रखना है, सबसे पहले यहां से याद रखना है। चलो देख लीजिएगा यहां पे
W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q होना चाहिए, प्रोपोर्शनल निकाल दिया, Z क्यों है, Z मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, Z ऐसे ऐसा का ऐसे ही रखने दो, Q इजिकल टू IT रख दो, Z की जगह पे EIT अपॉन F रख दो, Z का मतलब है E अपॉन F, ठीक है। कैलकुलेशन के लिए यहां पर एक्स्ट्रा ये डालना होगा X। अब X क्या है, मतलब ये वैलेंसी की बात है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज की बात है, या तो इलेक्ट्रॉन चेंज और नंबर ऑफ फिर से देख लीजिएगा यहां पे, नंबर ऑफ फेराडे चेंज की ही बात है, नंबर ऑफ फेराडे चेंज। इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, मैं अभी आपको फेराडे चेंज कितना होता है वो मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा, उसके बाद ही समझ में आएगा ये एक्स क्या है वो, ठीक है। वो अब मैं खुद का हमें यहां पे डाला हुआ है, मगर कोई भी एग्जाम्पल आप यदि सॉल्व करना चाहता हो ना, इससे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलो सबसे पहले आपको ये पॉज करके लिखना है, फिर लिख लीजिएगा। सबसे पहले कहां से स्टार्ट किया था हमने, यहां से स्टार्ट किया था, फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे। फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे क्या कहना चाहता है भैया, जितनी भी आप इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे, मतलब जितना भी चार्ज पास करोगे उतनी डिपॉजिट होगी वेट, ठीक है, इलेक्ट्रोड पे उतनी वेट डिपॉजिट होगी। प्रोपोर्शनल निकाल दिया, फिर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट Z क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, उसको E/F लिखा जाता है, वेयर E इक्विवेलेंट वेट है, F मतलब फेराडे 96500 होता है, वो आपको बताइए। W है वेट डिपॉजिट कितना हुआ है, और Q है जो चार्ज है वो। Q कैसे निकाला जाता है वो आपको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पता ही होगा, करंट के बारे में पता ही होगा, फिजिक्स में आता ही होगा। I इक्वल टू Q/T मतलब यूनिट टाइम में जितनी भी आपने इलेक्ट्रिसिटी पास की है उसको हम करंट कहते हैं। Q इक्वल टू IT लिख सकते हैं, I मतलब करंट इन एम्पियर है, टाई मतलब टाइम इन सेकंड लेना है। फिर से W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, प्रोपोर्शनल निकाल दीजिएगा, Z Q आएगा, Q की जगह पे IT रख सकते हैं, Z की जगह पे E/F रख सकते हैं, EIT अपॉन F। यहां पर X क्या है, नंबर ऑफ फेराडे चेंज। अब ये नंबर ऑफ फेराडे चेंज क्या है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी, ठीक है। मोल्स यदि निकालना है, आप ये इक्वेशन कहां से है वो आपको बता दूं। इक्विवेलेंट वेट को यदि आपने यहां पे ले लिया ना W के अंडर में, फिर वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट को क्या कहा जाता है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट को मोल्स ही आएगा ना, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट वो क्या आएगा, मोल ही आएगा। सो W/E यदि आपने लिया फिर वो मोल में कन्वर्ट हो जाएगा, सो IT अपॉन X से भी आपको रखना है यही बात समझ में। सो यहां पर WE को यहां पे ले लिया, फिर W/E मतलब ये मोल ही निकलेगा। वो आपको यदि कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट का तो आपको पता ही ना, इक्विवेलेंट वेट किसको कहा जाता है, मॉलिक्यूलर वेट या तो एटॉमिक वेट अपॉन उसकी वैलेंसी जो होती है वो। आई बात समझ में। इक्विवेलेंट वेट आपने सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ाई होगा 12th में, यदि नहीं पढ़ा होगा फिर सॉल्यूशन चैप्टर चलाएगा, उसमें इक्विवेलेंट वेट बहुत आएगा, पहले इतना लिखिए। दूसरी बात, क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको ये फॉर्मूला इतनी याद होनी चाहिए, जब क्वेश्चन सोल्व करते हो तब ये फॉर्मूला को आपको डिराइव करना नहीं है, इतनी बार इतनी इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन क्यों ना आया समझ लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन, ये फेराडे का क्वेश्चन आया, फर्स्ट लॉ फेराडे का क्वेश्चन आया, डायरेक्ट आपको यह पता होना चाहिए W मतलब वेट इज इक्वल टू EIT अपॉन XF, ठीक है। ये X कहीं पे भी आपको रेफरेंस बुक में नहीं मिलेगा, ये मैंने क्यों रखा है वो मैं आपको एग्जाम्पल में आपको इजीली सोल्व हो जाए इसलिए मैं बताता हूं। दूसरी बात, यदि मोल की बात आई है तब E को यहां पे ले लिएगा, W/E मतलब मोल, IT अपॉन XF। ये सिर्फ दो ही इक्वेशन याद रखना है, किसी का भी आप सॉल्यूशन कर पाओगे, किसी का भी सॉल्यूशन क्यों ना करना है आपको वो कर पाओगे, ठीक है। चलो यहां पे दूसरी बात आपको बता दूं, जब वैसे तो जनरली यदि X हमें यदि इंट्रोड्यूस करना होगा ना, X को इंट्रोड्यूस करना होगा, एक्चुअल में जब X इंट्रोड्यूस करते हैं ना तब E को नहीं लिखा जाता, क्योंकि E का मीनिंग ही कैसे देख लीजिएगा, यहां पे मैं आपको पढ़ाता हूं, फिर से देखिएगा। सबसे पहले हमारा पूरी कंसिडरेशन के साथ पड़ेगा, एक्चुअल में कंसेप्ट क्या है, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q है, फिर W इज इक्वल टू ZQ आएगा, फिर W इज इक्वल टू ZIT आएगा, और Z की जगह पे क्या रखेंगे हम, Z की जगह पे हम E/F रखेंगे। ये एक्चुअल में हमारा इक्वेशन है। अब E क्या है, E इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट है,
इक्विवेलेंट वेट है, ठीक है। ई मतलब इक्विवेलेंट वेट है। और इक्विवेलेंट वेट का मीनिंग एक्चुअल में क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट का मीनिंग एक्चुअल में क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट मतलब एटॉमिक वेट अपॉन उसकी वैलेंसी, जो इलेक्ट्रॉन चेंज हो है उसकी वैलेंसी, इलेक्ट्रॉन चेंज, एसिडिटी या तो बेसिसिटी भी बोलते हैं। एटॉमिक वेट ले लीजिएगा या तो मॉलिक्यूलर वेट ले लीजिएगा। मॉलिक्यूलर वेट यदि मॉलिक्यूल है फिर अपॉन एक्स। सो एक्चुअल में यदि इसका हमें कन्वर्जन करना है, फिर मॉलिक्यूलर वेट को हम एम कर दें। मॉलिक्यूलर या तो एटॉमिक वेट, एम मतलब मॉलिक्यूलर वेट या तो एटॉमिक वेट, याद रखिएगा। जनरली एटॉमिक वेट ही आएगा, मॉलिक्यूलर वेट आएगा ही नहीं। क्यों एटॉमिक? क्योंकि मॉलिक्यूल थोड़ी ना डिपॉजिट होगा, एटम ही डिपॉजिट होगा ना। सोडियम एटम डिपॉजिट होगा, मैग्नीशियम एटम, मैग्नीशियम है फिर मैग्नीशियम डिपॉजिट होगा, कोई भी एटम ही डिपॉजिट होगा। सो यहां पे हमें एक्चुअल में एम का मतलब है एटॉमिक वेट रखना है। एम का मतलब क्या है? एटॉमिक वेट रखना है, ठीक है। MIT अपॉन XF, एक्चुअल में ये हमें याद रखना है, MIT अपॉन XF पूरा सिग्निफाइंड करना है हमें। तब W क्या है? W का मतलब आपको पता ही है, वेट है जो डिपॉजिट हो रहा है वो। M क्या है? M वो एटॉमिक वेट है एक्चुअल में। M क्या है? वो एटॉमिक वेट है। X क्या है? इलेक्ट्रॉन चेंज है। अब ये इलेक्ट्रॉन चेंज की बात क्या है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी। I मतलब आपको पता ही है, करंट है। इसको किस में लिया जाता है? इन एम्पियर में लिया जाता है। T है क्या? हो एक्चुअल में टाइम है, इन सेकंड में लिया जाता है। टाइम है एक्चुअल में वो सेकंड में लिया जाता है। और F तो आपको पता ही है, फेराडे है। F क्या है भैया? फेराडे है। और वो कितना होता है फेराडे? 96500 कूलम होता है ये। 96500 कूलम होता है ये, ठीक है। सो एक्चुअल में हम EIT अपॉन XF लिखने से अच्छा है MIT अपॉन XF लिखा है, क्योंकि वरना तो आपको ऐसा लगेगा कि X कहां से है यार। फिर से ये बता दूं कैलकुलेशन के लिए, यहां पे यदि आपको चेंज करना है फिर चेंज इस तरफ कुछ कर दीजिएगा। ये गलत नहीं है, ये भी सही है, मगर आपको अच्छी तरह से ये कैलकुलेशन, परफेक्ट कैलकुलेशन आ जाए, इसलिए बोल रहा हूं मैं। फिर से हमारा जो W इज इक्वल टू EIT अपॉन ZF का था, इसका E का वैल्यू रख दे हम। एटॉमिक वेट को हम बोल देंगे M, एटॉमिक वेट को हम M। सो MIT अपॉन XF, मतलब ये जो E है ना, E यहां पे E जो हमने रखा है, फिर से यहां पे E, वेर E इज इक्वल टू एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट अपॉन उसकी चार्ज वैलेंसी। सो उसको एटॉमिक वेट को सिंबल हमने M कर दिया, M की जगह पे M मतलब एटॉमिक वेट रख दिया, ठीक है। MIT अपॉन XF वो हम सॉल्व करेंगे। सो फिर से मैं बता दूं भैया, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या तो एटॉमिक वेट। फिर से M को यहां पे ले लीजिएगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, उसको क्या कहा जाता है? मोल कहा जाता है। सो N इज इक्वल टू मोल IT अपॉन XF हो गया। X मतलब इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज या तो नंबर ऑफ फेराडे चेंज बोलते हैं उसको, ठीक है। सो यहां पर थोड़ा सा चेंज कर दीजिएगा ताकि आपको परफेक्ट सॉल्यूशन आ जाए। आपको ये क्वेश्चन यदि सिर्फ MIT अपॉन XF इतना याद रह गया ना, कोई भी क्वेश्चन हो, आपको एम्पियर ढूंढना है, टाइम ढूंढना है, मोल्स ढूंढने हैं, कोई भी यदि ढूंढना है आपको, इसमें से नहीं मिल जाएगा आपको। एग्जाम्पल सॉल्व करते वक्त आपको समझ में आ जाएगा। वेट यदि निकालना है डायरेक्ट वेट निकाल सकते हो, यदि मोल निकालना है फिर ऐसे मोल निकाल सकते हो आप डायरेक्ट, ठीक है। सो इसको पोस्ट करके पे लिखना है तो लिख लीजिएगा, लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं लिखना ही है आपको। लिखोगे नहीं तो फिर ये रिवाइज कैसे करोगे? और आपको बार बार लेक्चर को रिवाइज नहीं करना है भैया, आपको जो भी रिवाइज करना है, किसको रिवाइज करना है? जो भी रिवाइज करना है वो आपकी नोट्स को रिवाइज करना है। नोट्स आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। यदि नोट्स परफेक्ट है ना, फिर आपके लिए ये रिवीजन बहुत अच्छा रहेगा। लेक्चर को बार बार कितनी बार देखोगे? सो इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। दो ही क्वेश्चन फिर से बता दूं मैं आपको, दो ही क्वेश्चन याद रखने। जो भी बात क्वेश्चन फेराडे फर्स्ट लॉ की बात आई, तब वेट इज इक्वल टू एटॉमिक वेट
IT अपॉन XF। मोल की बात आई तब m को यहां पे ले लीजिएगा वेट अपॉन एटॉमिक वेट इज इक्वल टू मोल IT अपॉन XF। x मतलब क्या है वो भी हम पढ़ते हैं, ठीक है। सो यस डायरेक्ट ये दोनों आपको इक्वेशन पता होना चाहिए। ये दोनों इक्वेशन पता है आपके लिए सब कुछ इजी है। चलो दूसरी बात, अब ध्यान से पढ़िएगा जो मैं कहने जा रहा हूं। फेराडे फर्स्ट लॉ है ना, फेराडे फर्स्ट लॉ। चलो कोई भी इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.602 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलोम जो होता है, ठीक है। C मतलब कूलोम। 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.602 इंटू 10⁻⁻6 कूलोम। सो चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.602 मल्टीप्लाई 10⁻⁻90 कूलोम। ये तो एक इलेक्ट्रॉन की बात है। सो 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 6.022 10⁻23, ये आएगा 96487 कूलोम पर मोल। कूलोम पर मोल आएगा। सो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मीनिंग है, याद रखिएगा, 1 फेराडे। सो 1 फेराडे को कैलकुलेशन के लिए एग्जैक्ट तो ये 96487 वैल्यू आती है, मगर कैलकुलेशन के लिए 96500 कूलोम पर मोल लेते हैं हम, ठीक है। 1 फेराडे इज इक्वल टू 96500 कूलोम पर मोल। आई बात समझ में? ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो सबसे पहले फिर से चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है 1.602 10⁻⁻19 कूलोम होता है। सो चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, ये तो एक इलेक्ट्रॉन और ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल मतलब 6.022 10⁻23 इलेक्ट्रॉन है। उसका चार्ज एक्चुअल में इतना होता है, उसको 1 मोल इलेक्ट्रॉन को 1 फेराडे बोला जाता है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन को 1 फेराडे बोला जाता है। आई बात समझ में? इसको उतार लीजिएगा एक बार। चलो नेक्स्ट, दूसरी बात। सबसे पहले हमारा जो ये Z था, Z मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, वो क्या था? इक्विवेलेंट वेट अपॉन फेराडे। इक्विवेलेंट वेट अपॉन फेराडे। कई बार क्या होगा, याद रखिएगा, ये Z की यदि डेफिनेशन हमें बोलनी है, फिर क्या बोलनी है? 1 फेराडे में, याद रखिएगा, 1 फेराडे यदि आपने चार्ज पास किया तब उसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 फेराडे जब पास किया तब 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट जो है एक्चुअल में डिपॉजिट होता है। 1 फेराडे पास करते हो तब 1 ग्राम इक्विवेलेंट। सो जनरली आपको याद रखना है 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट को 1 फेराडे भी बोलते हैं। 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट को 1 फेराडे भी बोलते हैं, ये मत भूलिएगा। 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट को 1 फेराडे बोलते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट Z जो है, Z फिर से Z जो है इक्विवेलेंट वेट अपॉन फेराडे है। अब इक्विवेलेंट वेट मतलब क्या है? एक्चुअल में एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट अपॉन उसकी जो वैलेंसी है। वैलेंसी कौन सी वैलेंसी की बात कर रहे हैं? वो जो मैंने X लिखा था ना, उसकी बात कर रहा हूं। मल्टीप्लाई F, एक्चुअल में ये है एटॉमिक वेट अपॉन उसकी वैलेंसी। वैलेंसी जो है उसका जो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए उसकी बात करना होगा। चलो उसकी बात कर रहा हूं मैं, कैसे आप आएगा वो समझिएगा। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, यदि फेराडे फर्स्ट लॉ में हमने सोडियम मेटल डिपॉजिट करनी है तब 1 इलेक्ट्रॉन पास किया तब यहां पे सोडियम सॉलिड डिपॉजिट होगा। अब याद रखिएगा, यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन मैंने बोला ना, एक्चुअल में 1 इलेक्ट्रॉन नहीं बोल सकते इसको, 1 मोल इलेक्ट्रॉन। यहां पे इक्वेशन में ये एक्चुअली है सोडियम प्लस, ये 1 मोल सोडियम प्लस बोला जाता है, ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। 1 मोल, ध्यान से सुनिएगा भैया, जो मैं एक्स की बात कर रहा था ना पहले, एक्स की बात, वो बात आ रही है अभी। एक्चुअल में यहां पे ये इक्वेशन है 1 मोल सोडियम को डिपॉजिट करने के लिए, 1 मोल सोडियम को कैथोड पे डिपॉजिट करने के लिए एक्चुअल में आपको 1 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना होगा। कितना? 1 मोल इलेक्ट्रॉन।
और 1 मोल इलेक्ट्रॉन, थोड़ी देर से पहले हमने पढ़ा था 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मीनिंग होता है 1 फेराडे। सो यहां पे 1 मोल के लिए कितने फेराडे पास किए जाएंगे? 1 फेराडे। सो x की यदि बात की जाए यहां पे 1 लेना होगा। x की यदि बात की जाए 1 लेना होगा। कितना लेना होगा? 1 लेना होगा। 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 1 फेराडे। सो यहां पे 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब यहां पे 1 फेराडे चार्ज यदि पास कर दिया तब 1 मोल डिपॉजिट होगा। ठीक है, ये पहली बात। दूसरी बात, चलो मान लो आपके पास मैग्नीशियम 2+ है, आपको 1 मोल मैग्नीशियम डिपॉजिट करना है। कितना डिपॉजिट करना है? कैथोड पे 1 मोल मैग्नीशियम यदि डिपॉजिट करना है तब आपको 2 इलेक्ट्रॉन, इसको 2 इलेक्ट्रॉन नहीं बोलेंगे एक्चुअली, कि क्या बोला जाता है? 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास करना है। अब 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 2 फेराडे। इसको ऐसे भी बोला जाता है, यदि मैग्नीशियम का आपको 1 मोल डिपॉजिट करना है कैथोड पे, मैग्नीशियम का 1 मोल डिपॉजिट करना है तब आपको 2 फेराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करनी होगी। कितने फेराडे? 2 फेराडे इलेक्ट्रिसिटी आपको पास करनी होगी। यदि 2 फेराडे पास की तब 1 मोल मैग्नीशियम डिपॉजिट होगा। सो कितने मैग्नीशियम के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो मैग्नीशियम के लिए x इज इक्वल टू 2 लिया जाएगा। मैग्नीशियम के लिए x इज इक्वल टू 2 लिया जाएगा। थर्ड, यदि हमारे पास एल्यूमिनियम है, चलो सोचिएगा, अब तो ये इजी है। 1 मोल एल्यूमिनियम आपको डिपॉजिट करना है। कितना मोल? 1 मोल। सो यहां पे 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 3 फेराडे पास करना होगा। 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास करना होगा। सो यहां पे जो x आएगा हमारा इलेक्ट्रॉन चेंज वो 3 का आएगा। 3 फेराडे यदि पास किया आपने तब जाके ही 1 मोल एल्यूमिनियम डिपॉजिट होगा। चलो अब सोचिए, मान लो हमें ऑक्साइड, वाटर में ऑक्साइड होता है जनरली, हमें रखना है यहां पे, हमें 1 मोल ऑक्सीजन यदि लिबरेट करना है। कितना? 1 मोल ऑक्सीजन। इसको 2 मोल से मत बोलिएगा, आगे का फिगर देखना है, यहां पे कुछ नहीं है, फिर 1 है। 1 मोल ऑक्सीजन डिपॉजिट करना है, लिबरेट करना है। तब यहां पे सबसे पहले तो हमें 2 ऑक्साइड चाहिए, 2 ऑक्साइड चाहिए हमें। तब 2 ऑक्साइड में से 1 मोल मिलेगा। चलो कितने इलेक्ट्रॉन, यहां पे तो इसका ये सब का रिडक्शन हो रहा था मगर यहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। कितनी इलेक्ट्रॉन, कितना चार्ज आप पास करोगे तब एनोड पे यहां पे 1 मोल ऑक्सीजन लिबरेट। ऑक्साइड अपने आप इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करता भैया, ऑक्साइड अपने आप इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करना, वरना तो वाटर में से ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन रिलीज करके ऑक्सीजन गैस बन जाती। वैसे तो वाटर कभी पॉसिबल ही नहीं होती। क्या कह रहा हूं मैं? यदि आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तब जाके ही ऑक्साइड है। यहां पे हम ऐसे सोचते हैं कि इसको तो दिया है, यहां पे तो ये खुद हमें दे रहा है, इसको तो हमें देना पड़ता है ना, पॉजिटिव को, तो ये तो खुद हमें दे रहा है। अरे खुद थोड़ी ना देगा, इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे ना तब जाके ये लिबरेट करेगा ऑक्सीजन 1 मोल। सो 1 ऑक्साइड मतलब एक ऑक्साइड के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 ऑक्साइड के पास 4 इलेक्ट्रॉन। सो यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन मतलब यहां पे यदि 4 फेराडे आपने इलेक्ट्रिसिटी पास की ना, 4 फेराडे, तब जाके 2 ऑक्साइड में से 1 मोल ऑक्सीजन मिलेगा। बैलेंस करना फिर कर लीजिएगा, -4, यहां पे भी -4। सो ऑक्सीजन के लिए x जो है ना वो एक्चुअल में 4 लिया जाता है। ऑक्सीजन के लिए ये जो x है वो 4 लिया जाता है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल, मान लो हाइड्रोजन की बात करें, 5 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस करोगे तब जाके ही 1 मोल H2 गैस लिबरेट होगा। 2H प्लस को 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 2 फेराडे पास करोगे तब जाके ही 1 मोल H2 गैस लिबरेट। सो हाइड्रोजन के लिए x जो रहेगा वो 2 रहेगा। हाइड्रोजन के लिए x जो रहेगा वो 2 रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल किसी की भी बात कर लिया, मान लो Fe3+ है, Fe3+, उसमें 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास करोगे तब जाके हमें 1 मोल Fe मतलब 3 फेराडे पास करोगे तब 1 मोल Fe यहां पे होगा। सो इसका x जो है वो 3 रहेगा। चलो क्लोरीन की यदि बात करें हम, Cl क्लोराइड, हमें यदि मान लो 1 मोल
क्लोरीन लिबरेट करना है, 1 मोल क्लोरीन लिबरेट करना है, तब हमें 2 क्लोराइड चाहिए, और 2 क्लोराइड 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। सो यहां पे ऐसा कहा जाता है 2 फेराडे यदि पास करोगे, 2 फेराडे पास करोगे, तब जाके ही हमें 2Cl माइनस क्लोराइड में से 1 मोल क्लोरीन गैस डिपोजिट होगी, लिबरेट होगी। सो क्लोरीन के लिए x जो रहेगा वो 2 रहेगा, क्लोरीन के लिए x कितना रहेगा, 2 रहेगा। सो सबसे पहले तो आपको x के बारे में पता होना चाहिए, किसका x कितना होगा। दूसरी बात, एग्जाम्पल जब हम सॉल्व कर रहे होंगे, स्टूडेंट्स जो है सब सिली मिस्टेक कहां से कहां पे करते हैं, और ऐसा कब सोचते हैं चलो ये मुझे कम आ रहा है या तो ज्यादा आ रहा है। इसकी इतनी प्रैक्टिस कीजिएगा, इतनी प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि क्वेश्चन समझने के लिए आपको, क्वेश्चन में तो सब ये जो फेराडे है उसके तो सिर्फ आपको डेटा ही रखना है, सिर्फ और सिर्फ आपको इक्वेशन पता होना चाहिए। वेट इज इक्वल टू MIT अपॉन XF एंड मोल्स इज इक्वल टू N इज इक्वल टू IT अपॉन XF, सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए। यदि आपको इतना पता है, फिर आपके लिए क्वेश्चन सॉल्यूशन बहुत इजी रहेगा। चलो ये तो हुआ फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे की बात हुई, ठीक है, इसको यहां पे पॉज करके लिख लीजिएगा। चलो अब मैं बताने जा रहा हूं आपको सेकंड लॉ ऑफ फेराडे। ये तो फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे था, अब सेकंड लॉ ऑफ फेराडे, सेकंड लॉ ऑफ फेराडे, फेराडे का सेकंड लॉ। इसमें फेराडे ने क्या कहा था, इसमें जो बात हो रही थी ना, सीरीज की बात हो रही थी। कैसे सीरीज की बात, सबसे पहले देख लीजिएगा। मान लो हमारे पास यहां पे एक ऐसा कोई है लेसर, दूसरा कोई लेसर ऐसा है, तीसरा कोई लेसर ऐसा है, फोर्थ लेसर कोई ऐसा है, ठीक है। चलो सब में फर्स्ट ले में पहले तो याद रखिएगा, फर्स्ट लॉ जो था उसमें तो पहले तो सिर्फ और सिर्फ 1 लेसर था, इसमें सीरीज में लेसर रखे गए हैं, ठीक है। चलो यहां पे ये इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन हो रहा है, एनोड, यहां पे है ये कैथोड, ठीक है। ये जो है वो एनोड है, यहां पे जो है वो कैथोड है। एनोड कैथोड सब में पहले तो रख देते हैं हम। चलो एनोड कैथोड सब में पहले तो रख दिया। चलो एनोड कैथोड यहां पे आ गया। नेक्स्ट देखिएगा, यहां पे जो बैटरी है, बैटरी ध्यान से देखिएगा, बैटरी जो है इसमें ये जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव का पॉजिटिव के साथ कनेक्शन कर देते हैं। चलो पॉजिटिव जो है पॉजिटिव, उसका हमें पॉजिटिव के साथ कनेक्शन करना है। चलो ठीक है, ब्लैक वाले सब पॉजिटिव, यहां पे इसका कनेक्शन मान लो यहां पे करते हैं हम। चलो देख लीजिएगा, ये एक्चुअल में पूरा का पूरा टर्न लगा के इसको टच नहीं करना चाहिए, ठीक है। यहां पे जोड़ दिया नेगेटिव के साथ। चलो यहां पे भी पूरा का पूरा टर्न लेके यहां पे टच नहीं किया जाएगा, नेगेटिव के साथ जोड़ दिया। इसको भी याद रखेगा, टर्न लगा के नेगेटिव के साथ जोड़ दिया, यहां पे इसको नेगेटिव के साथ जोड़ दिया। फिर से यहां पे ये जो है पॉजिटिव के साथ जुड़ा है, यहां पे भी ये पॉजिटिव के साथ जुड़ा है, यहां पे भी ये पॉजिटिव के साथ, यहां पे ये पॉजिटिव। जो भी जितने व्हाइट दिए गए हैं वो सब नेगेटिव के साथ जोड़े गए। यहां पे ये नेगेटिव है, यहां पे ये नेगेटिव, मतलब ये सीरीज में सेल रख दिए। क्या किया हमने, सीरीज में सेल रख दी है। यहां पे मान लो हमने मोल्टन NaCl भरा हुआ है, NaCl का सॉल्यूशन है, या तो नाइट्रेट चलो ले लेते हैं हम, NaNO3 नाइट्रेट ले लेते हैं, मगर नाइट्रेट जनरली नहीं चलेगा, यहां पे तो NaCl मोल्टन का चलेगा। सिर्फ ये इसमें याद रखिएगा कि Na+ भरा हुआ है, ठीक है। चलो इसमें मान लो मैग्नीशियम 2+ भरा हुआ है, इसमें एल्यूमिनियम 3+ भरा हुआ है, इसमें Hg+2 भी होता है, Hg+1 भी होता है। चलो उसको भी रख देता हूं मैं। एक और सेल यहां पे, चलो फिफ्थ सेल, यहां पे फिफ्थ सेल रख देता हूं, उसमें एनोड कैथोड की बात कर रहा हूं, ठीक है। चलो सबसे पहले इसको जोड़ दिए यहां पे, ये तो हो गया नेगेटिव, और यहां पे इसको जोड़ दिया, चलो ये हो गया पॉजिटिव। इसमें Hg+1 रखता हूं, ठीक है। यह है HgClO4, यह है मान लो, या तो आपको यह पता है Hg2Cl2 और HgCl2, इसमें जाके आपको पता चलेगा
2 को कॉमन निकाल दीजिएगा, मतलब Hg की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी, इसमें Hg की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 है। जैसे Cu+1 होता है, Cu2+ होता है, वैसे ही Hg+1 Hg2+, ठीक है। Fe2+ होता है, Fe3+ भी होता है। मैंगनीज से Mn2+ होता है, Mn3+ होता है, Mn7+ भी होता है। वैसे ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट हुई उसकी। चलो यहां पे देखिएगा, फेराडे सेकंड लॉ क्या कहेगा। ये शॉर्ट वाला है नेगेटिव, ये लॉन्ग वाला पार्ट है वो पॉजिटिव है। अब सब बैटरीज में यदि जब बैटरी जब स्टार्ट करोगे तब सब में तो सेम ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पास होगी ना, सब में इलेक्ट्रिक करंट जो है सेम ही पास होगा। मान लो सब में आपने 1 फेराडे पास किया, कितना किया, सब में आपने 1 फेराडे पास किया। अब 1 फेराडे मतलब 1 मोल्स इलेक्ट्रॉन, 1 फेराडे का मतलब है 1 मोल इलेक्ट्रॉन। चलो इसमें यदि आपने पास किया तब यहां पे सोडियम प्लस जो है 1 मोल इलेक्ट्रॉन यदि आपने पास किया तब 1 मोल सोडियम डिपॉजिट होगा। दूसरी बात, मैग्नीशियम 2+ है, इसमें भी आपने 1, सब में यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन नहीं लिख सकते भैया। जैसे फर्स्ट लॉ में लिखा था ना, फर्स्ट लॉ में 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैसे यहां पे नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि सब में बैटरी जो है सेम ही बैटरी है, और सब में सेम बैटरी है, सब में सेम इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, सब में 1 फेराडे मतलब 1 इलेक्ट्रॉन 1 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हो। सो यहां पे Mg2+, सो इसको हमें डिवाइड करना होगा 2 से, +2 / 2 +1 होगा। सो यहां पे हाफ मोल 1/2 मोल मैग्नीशियम डिपॉजिट होगी। चलो एल्यूमिनियम 3+ है, इसमें एल्यूमिनियम 3+, हमने तो पास 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ही पास किया है, 1 फेराडे ही पास किया है। सो +3 को हमें 3 से डिवाइड करना होगा, +3 / 3 +1 होगा। सो यहां पे 1/3 Al सॉलिड डिपॉजिट होगा। उसके बाद Hg2+, इसमें से भी हमने 1 मोल इलेक्ट्रॉन ही पास किया, सब में 1 मोल इलेक्ट्रॉन ही पास किया। सो +2 को हमें 2 से डिवाइड करना होगा। सो 2 1/2 Hg, हाफ मोल Hg मिलेगा। और लास्ट वाले में 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 1 फेराडे पास किया तब 1 मोल Hg लिक्विड, Hg एक्चुअली सॉलिड नहीं होता, लिक्विड होता है। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? फेराडे सेकंड लॉ जो है वो एक्चुअल में कहना क्या जा रहा है? सो याद रखिएगा, सेकंड लॉ ऑफ फेराडे है वो ऐसा कहना चाहता है कि भैया यदि आपने सीरीज में सेल कर दिए, इलेक्ट्रोलिसिस आपको करना है, यदि सीरीज में करना है, एक साथ सबको जोड़ देना है, और सब में बैटरी इलेक्ट्रिक करंट यदि सेम पास करना है, तब सब में जो कैथोड है, कैथोड उस पे कितनी मेटल डिपॉजिट होगी, उसका कितना वेट डिपॉजिट होगा, उसका कितना वेट डिपॉजिट होगा। सो याद रखिएगा, उसके इक्विवेलेंट वेट जितना, उसके इक्विवेलेंट वेट जितना वेट डिपॉजिट होगा। कितना डिपॉजिट होगा उसका वेट? उसके इक्विवेलेंट वेट जितना। इक्विवेलेंट वेट तो मतलब पता ही ना, इक्विवेलेंट वेट मतलब एटॉमिक वेट अपन उसका जो वैलेंसी है। इक्विवेलेंट वेट का मतलब क्या है? इक्विवेलेंट वेट मतलब एटॉमिक वेट अपॉन उसकी वैलेंसी। देख लीजिएगा, एटॉमिक वेट अपॉन उसकी वैलेंसी कितनी है? 3 वैलेंसी। एटॉमिक वेट अपॉन उतनी उसकी वैलेंसी, उतना वेट डिपॉजिट होगा। सो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EQ। अब यदि इसका क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, मान लीजिएगा आपको इसका क्वेश्चन पूछा गया, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भैया यहां पे जो सोडियम मेटल है ना, वो उसका वेट दिया जाएगा आपको कि इतनी सोडियम मेटल डिपॉजिट हो रही है, ठीक है। सो मैग्नीशियम मेटल कितनी डिपॉजिट होगी? सो आपको क्या करना है देख लीजिएगा। सबसे पहले वेट 1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट 1। EQ की जगह पे मैं सिर्फ E लिख रहा हूं, E का मतलब समझ लीजिएगा इक्विवेलेंट वेट है, ठीक है। W2, एक काम करता हूं, यहां पे चलो इसको निकाल देता हूं और यहां पे कोई भी कांस्टेंट K ले लेता हूं, KE1, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट है। उसके बाद W2 मतलब आपको मैग्नीशियम का वेट निकालना है। यदि मैग्नीशियम का कितना वेट डिपॉजिट होगा, सो उसके लिए W2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2, मतलब उसके इक्विवेलेंट वेट जितना डिपॉजिट होगा। W इज इक्वल टू K E2।
अब ये है इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2। आपको क्या करना है, इक्वेशन 2 डिवाइड बाई 1 कीजिएगा या तो 1 डिवाइड बाई 2 कीजिएगा। मान लो 2 डिवाइड बाई 1 किया, सो क्या आएगा यहां पे देख लीजिएगा। हमें क्या लिखना है, 2 डिवाइड बाई यदि 1 किया तो W2 अपॉन W1 इज इक्वल टू E2 अपॉन E1 हो जाएगा, क्योंकि K जो K है वो तो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां पे जो सेम कांस्टेंट तो सेम ही रहेगा ना, सब में कांस्टेंट तो सेम ही रहेगा, वो तो कैंसिल हो जाएगा। सो ये लिखा या तो नहीं लिखा उसकी जरूरत नहीं है। W1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E1, W2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, फिर से मैं क्या कहना जा रहा हूं समझिएगा, और इसके क्वेश्चन कैसे पूछा जाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। फैराडे सेकंड लॉ है जो है फैराडे सेकंड लॉ, उसमें फैराडे फर्स्ट लॉ में सिर्फ 1 लेसर दिया जाता था, फैराडे सेकंड लॉ में ये पैरेलल दिए जाएंगे, आपको सीरीज में जोड़ना है। फैराडे फर्स्ट लॉ में चाहे जितनी चाहे उतनी इलेक्ट्रिसिटी आप पास कर सकते हो, 1 फैराडे पास कर सकते हो, 2 फैराडे, 3 फैराडे। 1 फैराडे मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 2 फैराडे मतलब 2 मोल इलेक्ट्रॉन, इतनी पास कर सकते हो। मगर इसमें जितनी चाहे इतनी पास नहीं, 1 फैराडे पास की ना मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन, सो सब में 1 मोल इलेक्ट्रॉन पास होगा। 2 फैराडे पास की फिर सब में 2 फैराडे पास होगी। 3 फैराडे सब में, मतलब एक में जो आता है सोडियम मेटल में जितनी आती है 1 मोल इलेक्ट्रॉन आता है, उतना ही 1 मोल इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम आता है, उतना ही 1 मोल इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम में, उतना ही Hg2 में, उतना ही इसमें आएगा। सब में सेम इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। सो यदि जितनी 1 मोल, मान लो 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 1 फैराडे पास किया, तब ये 1 मोल, ये हाफ मोल, ये 1/3 मोल, ये हाफ मोल, ये 1 मोल, मतलब इस कितना वेट डिपॉजिट होगा, उसके इक्विवेलेंट वेट जितना। इक्विवेलेंट वेट मतलब एटॉमिक वेट अपॉन उसकी वैलेंसी, एटॉमिक वेट अपॉन उसकी, एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी है 3, सो उसकी वैलेंसी से डिवाइड कर दीजिएगा। सो कितना वेट डिपॉजिट होगा एवरी कैथोड पे, उसके इक्विवेलेंट वेट जितना वेट डिपॉजिट होगा। यदि सीरीज में जोड़ा तो वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इक्विवेलेंट वेट। सो फर्स्ट मेटल के लिए W1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल E1, सेकंड वेट के लिए W2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल E2। सो 1 को 2 से डिवाइड किया या तो 2 से 1 को डिवाइड किया, W2 अपॉन W1, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट निकल जाएगा, E2 अपॉन E1। इससे क्या होगा, सिर्फ आपको यदि यहां पे मान लो आपको ऐसे बोल रहे हैं कि भैया सोडियम जो है ना, सोडियम उसका वेट मान लो यहां पे 5 ग्राम डिपॉजिट हो रहा है, आपको कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी है वो सब कुछ आपको नहीं बताएगा। कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास, कितने टाइम के लिए पास कर, वो भी नहीं बताएगा। आपको सिर्फ इतना बताया जाएगा भैया यहां पे फैराडे सेकंड लॉ है, उसमें सोडियम मेटल जो है सीरीज में जोड़ दिया, सोडियम मेटल 5 ग्राम डिपॉजिट हो रही है, फिर मैग्नीशियम मेटल कितनी डिपॉजिट होगी। सो उसके लिए क्या करना है, चलो यहां पे आपको वेट ऑफ 1 मतलब सोडियम की वेट दे दी है, आपको 5 ग्राम दे दी है, ठीक है। सोडियम का इक्विवेलेंट वेट मतलब एटॉमिक वेट अपॉन उसकी वैलेंसी। सोडियम का एटॉमिक वेट तो आपको पता ही है 23 है, मैग्नीशियम का भी पता ही, मैग्नीशियम का जो है 24 है एटॉमिक वेट। सो यहां पे 24 रख दीजिएगा, यहां पे 21 रख दीजिएगा, और उसकी जो एटॉमिक वेट अपन उसके जो चार्ज है वो रख दीजिएगा, उसमें सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, सिंपल सा ये वेट मिल जाएगा। अभी तो मैं आपको कह रहा हूं, एग्जाम्पल भी आपको मैं सोल्व कराऊंगा, इसकी प्रैक्टिस भी करेगा, यहां पे इसकी प्रैक्टिस भी करेगा, ताकि सिर्फ यदि आपको एक मेटल का वेट पता है ना, फिर दूसरी कितनी मेटल डिपॉजिट होगी वो भी आपको पता चल जाएगा। आई बात समझ में। सो फ्रेंड्स, आज का जो लेक्चर रहेगा वेरी इंपॉर्टेंट है। आज सिर्फ फॉर्मूला की बात की थी। दूसरी बात, यहां पे जो ये सारे सेल है ना, एक्चुअल में उसकी एफिशिएंसी भी पूछी जाती है, उसकी एफिशिएंसी कितनी होती है, क्षमता जिसको बोलते हैं ना। सो पहले इसको लिख लीजिएगा, उसके बाद मैं आपको ये बताने जा रहा हूं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी ध्यान रखिएगा, एफिशिएंसी ऑफ सेल परसेंटेज में, किसमें परसेंटेज में, एफिशिएंसी ऑफ सेल कितने परसेंटेज होगा, कैसे निकाल पाओगे आप। सो आपको एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अपॉन थियोरेटिकल वैल्यू रखनी है, थियोरेटिकल वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अपॉन थियोरेटिकल वैल्यू मल्टीप्लाई 100, यदि आपको परसेंटेज में निकालना है। सो ये जो सेल है उसकी एफिशिएंसी, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू मतलब जो भी आपने प्रैक्टिकली किया है वेट कितना आ रहा है वो वेट रखना है वहां पे।
प्रैक्टिकल वेट रखना है अपॉन थियोरेटिकल वेट जो आ रहा है वो रखना है आपको। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू रखनी है अपॉन थियोरेटिकल वैल्यू रखनी है, मल्टीप्लाई 100 करना है। सो सेल्स की एफिशिएंसी आ जाएगी 70% है, 80%। 100% कभी नहीं होती, प्रैक्टिकली 100% कभी नहीं होती। सो सेल एफिशिएंसी 100 कभी नहीं आएगा। यदि 100 से भी ऊपर चल गई, मान लो आपने ये जो इक्वेशन है उल्टा कर दिया, ऊपर थियोरेटिकल वैल्यू रखी है अपन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू रखी है, कभी भी 100 से ऊपर नहीं आएगा, 100 नहीं आएगा, ऑलवेज 100 से नीचे ही आएगा। ठीक है, सो ये भी लिख लीजिएगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब आपको परफेक्ट पता होना चाहिए फेराडे फर्स्ट लॉ जो है, फेराडे फर्स्ट लॉ, फेराडे, फिर से फेराडेज फर्स्ट लॉ, उसमें सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए W इज इक्वल टू, पहले तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, W इज इक्वल टू ZQ, W इज इक्वल टू ZIT, W इज इक्वल टू EIT अपॉन F एंड W इज इक्वल टू MIT अपॉन XF। ठीक है, और इसके जो मोल है X कितने लेना है वो तो आपको पता चल गया है, और जो मोल है मोल M को यहां पे ले लीजिएगा, सो IT अपॉन XF ही बचेगा। ये सारे इतने इक्वेशन आपको फर्स्ट लॉ के पता होना चाहिए ताकि आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ, उसमें क्या करना है, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EQ होता है, सो W1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E1, W2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2। सो इसका यदि रेशियो ले लिया W1 इज इक्वल अपॉन W2, सो E1 अपॉन E2, या तो 2 डिवाइड बाई 1 किया, फिर W2 अपॉन W1 इज इक्वल टू E2 अपॉन E1। ठीक है, सो ये सिर्फ इतना याद रख लिया, फिर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, इतना याद रख लिया, इंसॉर्ट करके लिख लीजिएगा, ये इंसॉर्ट लास्ट में इंसॉर्ट करके लिख लीजिएगा, ये आपको पता होना चाहिए। ये यदि दो याद रह गए, आप कोई भी क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाओगे, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, आराम से आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, सो फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, जो सारे क्वेश्चन है फैराडेज फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ के, वो सारे हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। आओ जो, जय श्री कृष्णा, जय सोनारायण, मड़िए।